चलिए, आज भारत के इतिहास के एक ऐसे अध्याय में चलते हैं जो सदियों तक शायद कहीं दबा रहा, लेकिन जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसने लगभग 600 सालों तक अपनी एक अलग पहचान बनाए रखी। जरा सोचिए, पूरे 600 साल 1228 से लेकर 1826 तक अहोम राजवंश ने ब्रह्मपुत्र घाटी पर राज किया। ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है, मतलब 6 सदियां। ये सिर्फ एक लंबा शासनकाल नहीं था, बल्कि उत्तर पूर्व भारत में एक मजबूत और आत्मनिर्भर सभ्यता का प्रतीक था। अब जरा सोचिए, एक ऐसा राजवंश जिसने मुगल साम्राज्य को सीधी टक्कर दी, वो भी तब जब मुगल अपने चरम पर थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इनकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई? आज की हमारी ये प्रस्तुति इसी राजवंश के शिखर और उस एक महत्वाकांक्षी राजा के बारे में है जिसने बंगाल तक अपना परचम लहराने का सपना देखा था। लेकिन उस महानतम अहोम राजा तक पहुंचने से पहले हमें उस नींव को समझना होगा, एक ऐसी नींव जो एक मां के बलिदान से रखी गई थी। ये कहानी है राजा रुद्र सिंह की मां जयमती की। तो बात है 17वीं सदी के आखिर की। अहोम साम्राज्य के लिए ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, काला दौर था। ताकतवर मंत्री अपनी मर्जी से कठपुतली राजाओं को गद्दी पर बिठा रहे थे और हटा रहे थे, और इसी उथल पुथल के बीच उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक अहोम परंपरा का बहुत क्रूरता से इस्तेमाल किया कि राजा शारीरिक रूप से बेदाग होना चाहिए। इसी पूरी साजिश के बीच सिंहासन के जो असली हकदार थे, राजकुमार गदापाणी, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए नागा पहाड़ियों में छिपना पड़ा। लेकिन उनकी पत्नी जयमती कुंवारी, उन्होंने पीछे रहना चुना। और फिर जो हुआ वो अहोम इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। उन्हें पकड़ लिया गया और 14 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी गईं, सिर्फ एक सवाल के लिए कि उनके पति कहाँ हैं। जिरिंगा पोथार नाम की जगह पर उन्हें एक कांटेदार पेड़ से बांधकर रखा गया। लेकिन जयमती, उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा, और 27 मार्च 1680 को उनका ये बलिदान एक क्रांति की चिंगारी बन गया। उनकी शहादत ने लोगों को ऐसा एकजुट किया कि गदापाणी को वापस लौटकर सत्ता हासिल करने की हिम्मत मिली, और यहीं से पड़ी शक्तिशाली तुंगखुंगिया राजवंश की नींव, और उनके बेटे रुद्र सिंह का रास्ता साफ हुआ। तो अब मंच तैयार था। मां के बलिदान और पिता की मजबूत पकड़ के बाद 1696 में जब रुद्र सिंह गद्दी पर बैठे तो उन्हें विरासत में एक स्थिर राज्य मिला, और उन्होंने इस स्थिरता को एक विशाल साम्राज्य में बदलने का सपना देखा। अब रुद्र सिंह की दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत वो थी उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, जिसे कहते थे पाइक प्रणाली। ये अहोम राज्य की रीढ़ की हड्डी थी। मतलब सोचिए, हर वयस्क पुरुष एक पाइक था जिसे बारी बारी से सेना में या राज्य के दूसरे कामों में सेवा देनी पड़ती थी। यह सिर्फ एक सिस्टम नहीं था, बल्कि यही वो इंजन था जो अहोम साम्राज्य की पूरी ताकत को चलाता था। अपनी बढ़ती ताकत को दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी को एक नए शहर रंगपुर में बसाया, और यहीं से शुरू हुआ पक्की ईंटों और चिनाई से निर्माण का एक नया दौर। ये लकड़ी और बांस की पुरानी इमारतों से बहुत अलग था। ये एक स्टेटमेंट था। और उनकी वास्तुकला की सबसे कमाल की बात क्या थी? उनका सीमेंट। ये कोई आज का सीमेंट नहीं था, ये था एक अनोखा अहोम गारा, जिसे बनाया जाता था चिपचिपे चावल, बत्तख के अंडे और चूने से। और इसी ऑर्गेनिक सीमेंट ने इमारतों को इतनी मजबूती दी कि वो सदियों के भूकंप और बाढ़ तक झेल गईं। कमाल है ना? उनकी सबसे शानदार रचना थी तलातल घर। ये सिर्फ एक महल नहीं था, ये तो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। 7 मंजिला इमारत जिसका ज्यादातर हिस्सा जमीन के नीचे, मतलब एक तरह का अंडरग्राउंड किला। यहां गुप्त बैठकें होती थीं, और तो और दुश्मनों से बचने के लिए 16-16 किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंगें भी थीं। और अपनी मां जयमती को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने बनवाया 318 एकड़ में फैला विशाल जयसागर तालाब। ये आज भी भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। ये सिर्फ एक तालाब नहीं था, ये एक बेटे का अपनी मां के बलिदान के लिए सम्मान था। लेकिन ये सब, ये महल, ये तालाब, ये तो बस शुरुआत थी। रुद्र सिंह का असली सपना तो कहीं ज्यादा बड़ा था। एक ऐसा गठबंधन बनाना जो सीधे सीधे मुगल साम्राज्य को चुनौती दे सके। और उनकी मंशा बिल्कुल साफ थी, जैसा कि त्रिपुरा के राजा को लिखे उनके इस खत से पता चलता है। उन्होंने कहा कि मुगलों की वजह से धर्म को कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है,
तो उन्होंने कूटनीति का इस्तेमाल किया, एक साझा दुश्मन के खिलाफ सभी क्षेत्रीय शासकों को एकजुट करने के लिए। और उन्होंने इसे बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया। पहले दिमासा और जयंतिया जैसे पड़ोसी राज्यों को अपने साथ मिलाया, फिर त्रिपुरा से लेकर बंगाल तक अपने दूत भेजे और यहाँ तक कि सीमा पर रहने वाली डफला और मिरिस जैसी जनजातियों का भी समर्थन हासिल कर लिया। और 1714 आते आते नतीजा सामने था। रुद्र सिंह ने अपना हेडक्वार्टर गुवाहाटी शिफ्ट किया और बंगाल पर चढ़ाई के लिए एक विशाल सेना तैयार कर ली। कितनी बड़ी? लगभग 4 लाख सैनिक। जरा सोचिए, उस जमाने में इतनी बड़ी सेना, ये अविश्वसनीय था। तो मंच पूरी तरह से तैयार था। भारतीय इतिहास की शायद सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक होने वाली थी। सेनाएं तैयार, इरादे बुलंद, और ठीक उसी वक्त किस्मत ने अपना खेल खेला। आक्रमण शुरू होने से ठीक एक रात पहले 27 अगस्त 1714 को स्वर्गदेव रुद्र सिंह की अचानक एक गंभीर बीमारी से मौत हो गई। स्वर्गदेव ये अहोम राजाओं की उपाधि होती थी, मतलब स्वर्ग का देवता। अपनी शक्ति के चरम पर अपनी विशाल सेना के साथ वो सम्राट चला गया। उनके बाद गद्दी पर बैठे उनके बड़े बेटे शिव सिंह, लेकिन उनमें अपने पिता जैसी दूरदर्शिता नहीं थी। उन्होंने आते ही बंगाल पर आक्रमण की योजना रद्द कर दी और देखते ही देखते साम्राज्य का पूरा फोकस सैन्य ताकत से हटकर धार्मिक कामों पर चला गया। कहते हैं अपनी मृत्युशैया पर रुद्र सिंह ने ये आदेश दिया था कि उनके 5 बेटे एक के बाद एक राज करेंगे। शायद उन्होंने ये शांति बनाए रखने के लिए किया होगा, लेकिन इस फैसले ने अनजाने में राजवंश को कमजोर कर दिया। एक के बाद एक छोटे छोटे शासनकाल की वजह से वो ताकतवर नेतृत्व ही खत्म हो गया, जिसकी वजह से आने वाले दशकों में साम्राज्य अंदरूनी विद्रोहों और बाहरी हमलों का शिकार होता चला गया। और इस तरह हम इतिहास के उस मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां एक सवाल हमेशा के लिए रह जाता है। अगर बंगाल पर अहोम आक्रमण सफल हो गया होता तो आज भारत का इतिहास कैसा होता? ये एक सम्राट की उस अधूरी सिम्फनी की कहानी है, एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जो इतिहास का रुख बदल सकता था पर बदल नहीं पाया।